गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग गति विज्ञान के अंतर्गत गति के समीकरण एवं प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम गति के समीकरण देखे थे और उससे संबंधित कुछ सवाल हल किए थे, और आज हम प्रक्षेप्य गति एवं साथ में गुरुत्वीय गति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय गति, तो चलिए सबसे पहले हम गुरुत्वीय गति को जानते हैं, होता क्या है गुरुत्वीय गति। तो इसकी परिभाषा ये है कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधरतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर या नीचे गति करता है, तो पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस पिंड के त्वरण को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और यदि मान लो कोई पिंड पृथ्वी की ओर गति करे, तो ऐसी स्थिति में उसके उस गुरुत्वीय त्वरण को हम जी अक्षर से दर्शाएंगे। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई पिंड है और वो जब पृथ्वी की ओर गति कर रहा है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को त्वरण कहा जाता है। तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, और इसे जी अक्षर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम प्लस जी और माइनस जी दो गुरुत्वीय त्वरण का इस्तेमाल करेंगे। जब पृथ्वी की ओर पिंड जो है गति करेगा तो उसके गुरुत्वीय त्वरण को जी अक्षर से दर्शाएंगे, और पृथ्वी से हवा की ओर जब पिंड गति करेगा तो ऐसी स्थिति में उसके गुरुत्वीय त्वरण को हम माइनस जी अक्षर से दर्शाएंगे। चलिए यहाँ पर अब गुरुत्वीय गति और गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कुछ सवाल है जिसको आज हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 9.10 का पहला नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए। हम यहाँ पर इस गुरुत्वीय गति से संबंधित जो सवाल हल करेंगे वो गति के ही समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो हम गति के 3 समीकरण पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्हीं गति के समीकरण को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करके अभी जो गुरुत्वीय गति से संबंधित सवाल है उनको हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए। प्रश्न है, एक पत्थर 40 मीटर ऊंची एक मीनार, एक पत्थर 40 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है। यह जमीन से किस वेग से, यह जमीन से किस वेग से टकराएगा तथा जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक पत्थर है जो 40 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष यानी ऊपरी हिस्से से, उस मीनार के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको शीर्ष कहेंगे, उससे गिराया जाएगा। और उस समय वो जो मीनार है उसकी ऊंचाई जमीन से 40 मीटर ऊंची है। यह जमीन से किस वेग से टकराएगा, तो जमीन से किस वेग से टकराएगा उस वेग को हमको निकाल के दिखाना है। साथ में जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो वो जो पत्थर है वो जब जमीन में पहुंचेगा तो उसका टाइम कितना होगा, समय, वो हमको समय निकालना है। तो जब हम इस्तेमाल करेंगे गति के समीकरणों का इन्हें निकालने के लिए, तो हम जमीन से किस वेग से टकराएगा का मतलब हमको अंतिम वेग v का मान निकालना है।
क्योंकि जब मीनार की ऊंचाई से जब किसी पत्थर को गिराएंगे तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है 0 होता है, शून्य उसका मान हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो जिस समय वो जमीन पर टकराएगा उस समय उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग को हमको निकालना है v का मान। चलिए, साथ में जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो वो जब जमीन तक पहुंच जाएगा तो उसका समय क्या होगा, टाइम, तो हमको t का मान निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, ताकि चित्र बना लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मान लेते हैं हमारे पास ये AB नाम का मीनार है, ये जमीन है, ये जमीन की सतह है, और ये AB नाम का मीनार है, और इसकी ऊंचाई जमीन की सतह से 40 मीटर ऊंची है, ऐसा बता दीजिए। साथ में 40 मीटर जो है हम इसको समझ सकते हैं यही h का मान है, यानी हाइट, ऊंचाई, तो h का मान हमको 40 मीटर मिला हुआ है। देखिए ये हमारा इस मीनार का शीर्ष है, तो वहां से हमको पत्थर को गिराना है। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना AB एक मीनार है जिसका शीर्ष A है, हम बता दिए जिसका शीर्ष A है। सवाल में हमें दिया गया है इस मीनार की ऊंचाई, तो दिया है में हम लोग लिखेंगे क्या दिया है कि AB, जिसे हम उसकी हाइट यानी ऊंचाई बताएंगे, उसको h मान लेते हैं, क्योंकि सवाल में आगे जब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे गति के समीकरण का, तो उस समय h का मान रखना पड़ेगा, इसलिए यही जमीन से उस शीर्ष के बीच की ऊंचाई को हम h कहेंगे, और वो दिया हुआ है सवाल में 40 मीटर। ये हम बता दिए। अब देखिए, चूंकि शीर्ष से हमको पत्थर को गिराना है और वहां पर प्रारंभिक वेग होता है 0, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग यानी u का मान, प्रारंभिक वेग यानी u का मान क्या होता है, 0। क्यों होता है तो उसका कारण हम यहाँ पर बता देंगे। क्योंकि शीर्ष पर पत्थर का प्रारंभिक वेग 0 होता है, ये कारण है। यानी शीर्ष से जब गिराना शुरू करेंगे तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो इस तरीके से h हमें पता है, u का मान हमें पता है। तो अब हम कौन से समीकरण का इस्तेमाल करें जिससे हम इस वेग का मान निकाल सकें। तो अब देखिए हमारे पास प्रारंभिक वेग है, देखिए प्रारंभिक वेग हमारे पास u का मान है और हमारे पास h का मान है। तो हम कौन से समीकरण का इस्तेमाल करें जिसमें अंतिम वेग यानी v का मान निकले। तो हमारे पास दो सूत्र है। पहला सूत्र होता है v प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s का मतलब यहाँ पर h होगा और a का मतलब यहाँ g से मतलब होगा। तो देखिए हम किसका इस्तेमाल करें, v का मान निकालने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। तो अब जो मान हमको यहाँ पर पता हो उसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास देखिए प्रारंभिक वेग का मान u का मान दिया हुआ है, ये a यानी g होगा, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे तो, और t का मान नहीं मालूम है, इसलिए हम पहले समीकरण का इस्तेमाल वेग को ज्ञात करने के लिए हम नहीं कर सकते। इसलिए हम अब दूसरे समीकरण, गति के दूसरे समीकरण का इस्तेमाल वेग को, अंतिम वेग v का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि v का मान हमें, u का मान हमको पता है, g का मान 9.8 यानी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, वो मान रखेंगे, और h निकलेगा, h का मान रखेंगे 40 मीटर। इसलिए हम इस समीकरण का इस्तेमाल अंतिम वेग v को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उसी को लिखते हैं कि माना पत्थर जमीन से टकराया तब टकराएगा, ऐसा लिख सकते हैं, टकराएगा तब उसका
वेग v है। हमको पता नहीं है कि वो किस वेग से जमीन से टकराएगा, तो हम मान रहे हैं कि माना पत्थर जो है जमीन से टकराएगा तब उसका वेग v है और इसी v को निकालना है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि इसे निकालने के लिए हम जानते हैं कि गति का तृतीय समीकरण, हम इसे ज्ञात करने के लिए गति के तृतीय समीकरण और उस गति के तृतीय समीकरण को अब यहां लिखेंगे और उसके बाद वहां से v निकालेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण से ऐसा लिखिए, हम गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करेंगे और v निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा गति के तृतीय समीकरण में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और हम लोग गति के तृतीय समीकरण का जब इस्तेमाल करेंगे तो उस समय हमको g को भी बताना है कि ये प्लस होगा कि माइनस। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो गति के तृतीय समीकरण को, चूंकि गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है और a की जगह लिखना है गुरुत्वीय त्वरण। वहां पर गति के समीकरण में वो a मतलब त्वरण होता है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण रखना है। और चूंकि ये प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा? क्योंकि पत्थर हवा से जमीन की ओर गति कर रहा है, तो पृथ्वी की ओर जब गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण प्लस में होगा। तो ये प्लस लिखेंगे, प्लस जी, और s के जगह, चूंकि गति के समीकरण में s दूरी को कहते हैं और यहाँ पर जो दूरी है वो ये जो शीर्ष है उसकी ऊंचाई है, तो हम उस दूरी को यहाँ पर h लिखेंगे। तो इस तरीके से गति के तृतीय समीकरण से ये सूत्र हो जाएगा और इस सूत्र में अब हमको मान रखने हैं। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग का मान हमारे पास 0 है, प्लस 2 इंटू ये 9.8 होगा g का मान, ये स्टैंडर्ड मान है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, उसको रखेंगे और इंटू h का मान है 40। तो इस तरीके से अब इसे हल करेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा 0 प्लस 2 से इसको गुणा करेंगे और 2 से जब गुणा करेंगे तो चलिए पहले इनको गुणा कर देते हैं या फिर इनको गुणा करेंगे। 2 8 16 का 6 हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19 और दशमलव लगाएंगे। एक दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से लगाते हैं एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 19.6 गुणा 40। और 0 में जब किसी संख्या को जोड़ेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास 19.6 गुणा 40 है, तो अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा जब करेंगे तो ये हमारा मान देगा, चलिए सामान्य रूप से गुणा कर सकते हैं 19.6 को, तो हम पहले 4 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 6 का 24, 4 6 का 24 का 4 हासिल आया 2, 4 नियम 36, 36 और 2 38 का 8 हासिल आया 3 और 4 एकम 4 3 7, यानी ये होगा 784 और लास्ट में 0 है तो ये 0 लग जाएगा। अब दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से गुणनफल में लगाते हैं एक अंक के बाद दशमलव, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 784 v स्क्वायर का मान, यानी हमारे पास v स्क्वायर बराबर 784 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें तो अंतिम वेग v का मान निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर v और 784 का वर्गमूल होता है 28। तो इस तरीके से ये वेग जो प्राप्त होगा वो 28 मीटर प्रति सेकंड वेग का जो मात्रक होता है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है इसलिए मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस तरीके से जिस समय जमीन से वो पत्थर टकराएगा उसका वेग होगा 28 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर लिखेंगे अतः पत्थर के जमीन पर टकराते समय, जमीन पर टकराते समय उसका वेग 28 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये हमारा
क्वेश्चन जो दिया है उसका पहला हिस्सा हल हो चुका है। चलिए दूसरा हिस्सा क्या कहता है। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जब वो जमीन से टकराएगा तो समय कितना लेगा, वो किस समय वो जमीन से टकराएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब पत्थर जमीन से टकराएगा तो उसका उस समय जो वेग है, टकराते समय अंतिम वेग 28 मीटर प्रति सेकंड है, यानी v का मान हमें दे दिया गया है। अब हमको ज्ञात करना है कि वो जो है जमीन से टकराएगा उस समय उसका समय क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वो जिस समय टकराएगा तो उसको टकराने में, यानी ऊंचाई से गिर करके जब जमीन पर पहुंचेगा तो मान लेते हैं कि वो समय लेता है t। तो हम उसको लिखेंगे माना पत्थर जमीन तक आने में t समय लेता है। हमने समय को t माना है। तो अब इस t को ज्ञात करना है हमें, क्योंकि वो किस समय टकराएगा उसी को निकालना है। तो उसके लिए हम किस समीकरण का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, उनमें से हम पहले समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम वेग जिस समय टकराएगा उस समय उसका अंतिम वेग 28 मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी v का मान हमारे पास पता है। प्रारंभिक मान u होता है, उसका मान 0 है, वो शुरू में ही हमें ज्ञात है। और इस तरीके से v बराबर और u का मान हमें पता है और g का मान भी हमें पता है, तो हम t निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसलिए गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से इस समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस gt हो जाएगा ये, यानी गति का समीकरण प्रथम समीकरण ऐसा होगा। लेकिन हमारा जो गति है वो गुरुत्वीय गति में, पत्थर जो है गुरुत्वीय गति कर रहा है, इसलिए इस गति के समीकरण को, चूंकि ये सरल रेखा में गति करने वाले गति का समीकरण है, हम उसको गुरुत्वीय गति में जब परिवर्तित करेंगे तो ये a की जगह हमको g लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये गति का प्रथम समीकरण से हमें v बराबर u प्लस gt प्राप्त हुआ। और अब हम मान रखेंगे तो 28 v की जगह लिखेंगे 28, u का मान 0 प्लस g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा t। तो इस तरीके से अब 0 में इनको जोड़ने पर इतना ही प्राप्त होगा, यानी 9.8 और ये हो जाएगा t, और लेफ्ट हैंड साइड में 28। अब हम t का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए 9.8 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इधर आकर के 28 बटा 9.8 और ये इधर बचेगा राइट हैंड साइड में t। अब हम दशमलव को अगर हटा दें तो हमें, चलिए t को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इस पूरे को उधर पक्ष में ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो दशमलव हटाने के लिए हम दशमलव के लिए लिखेंगे 1 और एक अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 0 लगा देंगे और इधर हो जाएगा 98, यानी दशमलव हटा लिए। अब दशमलव हटाने के बाद हमको काटना है, तो हम संख्याओं को किस संख्या से काटें। तो देखिए 14 से काट सकते हैं, 14 दूनी 28 और 14 साते 98। तो इस तरीके से अब 7 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो t बराबर हमें प्राप्त होगा 10 दूनी 20 बटा 7। तो अब 20 बटा 7 सेकेंड समय का मान निकला है, तो हम इसको अब दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2 7 दूनी 14 और 6 सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 6 बटा 7 सेकेंड। तो इस तरीके से जिस समय जमीन से टकराएगा या जिस समय जमीन से टकराएगा तो वो टोटल समय उस पत्थर को जमीन से टकराने में लगेगा, वो है 2 मिनट 6 बटा 7 सेकेंड। तो अब हम उसको लिख सकते हैं, सॉरी t का मान होगा 2 सही 6 बटा 7 सेकंड लगेगा। तो अब लास्ट में लिखेंगे अतः पत्थर को जमीन तक आने में
जमीन तक आने में 2.6/7 सेकंड लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए, इस सवाल को हल करने के बाद अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल भी गुरुत्वीय गति से संबंधित सवाल है। तो सवाल को पहले लिख लेते हैं। चलिए, ये जो प्रश्न है, प्रश्नावली 9.10 का दूसरा नंबर का प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक गेंद 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए कि पहला नंबर का सवाल है, यह कितने ऊपर जाएगी। दूसरा नंबर का सवाल है, महत्तम बिंदु तक पहुंचने में यह कितना समय लेगी। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो हमें ज्ञात करना है सवाल का, 6 सेकंड के अंत में, 6 सेकंड के अंत में यह कहां पर होगी। चलिए, सवाल को अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखिए, हमें कह रहा है कि एक गेंद को 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंकेंगे, यानी इसका मतलब यह है प्रारंभिक वेग का मान है, यू का मान। फिर ज्ञात कीजिए यह कितने ऊपर जाएगी, यानी ऊपर कितने जाएगी, हाइट हमको निकाल के दिखाना है, एच का मान। दूसरा, महत्तम बिंदु तक पहुंचने में यह कितना समय लेगी, यानी जब किसी वस्तु या पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त करती जाती है और एक जगह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पुनः वापस धरती की ओर आती है। तो हम वो महत्तम ऊंचाई जहां तक वो जाकर के रुकेगी, उस ऊंचाई को हमको पहुंचने में वो कितना समय लेगा, उसको हमको ज्ञात करना है, टाइम निकालना है। फिर 6 सेकंड के अंत में, यानी जब पत्थर या एक गेंद को जब हम फेंकेंगे, पत्थर नहीं है, गेंद है, तो जब गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो 6 सेकंड के पश्चात कहां पर होगी, यानी उस हाइट को निकाल के बताना है, ऊंचाई को निकाल के बताना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक गेंद है ये, और इस गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। जिस समय फेंकेंगे उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड है। ये जमीन है, जमीन से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहला नंबर के सवाल को हल करेंगे। उससे पहले हमको लिखना है कि दिया क्या है। दिया है गेंद 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। ये हमको सवाल में दिया गया है, यानी कि इसका मान है u का मान, u बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमको शुरुआत करनी है सवाल का पहला हिस्सा, यह कितने ऊपर जाएगी। तो हमें यहाँ पर कितने ऊपर जाएगी तो ये नहीं मालूम, तो उसको मानेंगे। माना कि गेंद
h ऊंचाई तक जाती है, हमको मानना पड़ेगा कि वो h ऊंचाई तक जाती है और उसी h के मान को निकाल लेना है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो हम गति के तीनों समीकरण में से किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे और h यानी हाइट निकालेंगे। तो अब सवाल आता है कि हम h का मान निकालेंगे। तो देखिए, जब कभी भी कोई गेंद अधिकतम ऊंचाई, कोई हाइट तक जाती है, तो वहां पर उसका अंतिम वेग अधिकतम ऊंचाई तक जब पहुंचेगी तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। तो अब हम v का मान उस समय 0 रखेंगे और प्रारंभिक वेग हमको पहले से पता है, यानी u का मान और v का मान दोनों पता रह जाएगा और g का मान भी पता होता है, तो हम h निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम कौन से समीकरण का इस्तेमाल करें? तो हम अब गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करके h निकाल सकते हैं, जैसे पहले वाले सवाल में किए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना गेंद h ऊंचाई तक जाती है, तब उसका जो अंतिम वेग होगा यानी v का मान हाइट h तक पहुंचने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग v बराबर क्या होगा? 0। तो अब हम गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। गति के तृतीय समीकरण, तो गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u a स्क्वायर प्लस 2as। ये हम गति का तृतीय समीकरण होता है। तो इसी से यहाँ जो गति जो कर रहा है गेंद, उसका समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब देखिए, जो पिंड है वो पृथ्वी से हवा ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो g जो है, g a की जगह जब g रखेंगे तो उसका मान माइनस रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2g और s के जगह लिखेंगे h। तो इस तरीके से देखिए, गति की तृतीय समीकरण में v, u और g का मान जब रखेंगे तो h हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम मान जो हमारे पास है उन मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो v बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर बराबर u का मान रखेंगे तो 35 का स्क्वायर और -2 इंटू जी का मान 9.8 होता है और इंटू h। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये स्टैंडर्ड मान है, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मान होता है। उस मान को हम यहाँ रख सकते हैं। चलिए, ये 0 का स्क्वायर होगा 0 और 35 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको 35 गुणा 35 लिख सकते हैं। माइनस, अब इनको गुणा कर दें तो 9.8 का 2 से गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसे हम इस तरीके के, या फिर एक काम करके ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8 h ही लिखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको h का मान निकालना है और जब माइनस चिन्ह लगा है तो उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वो धनात्मक में बदल जाएगा और उसके बाद इन संख्याओं को फिर से पक्षांतर करेंगे तो इनके नीचे आ जाएगा 35 गुणा 35 के। तो काटने में आसानी होगी, इसलिए गुणा नहीं करते, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगली बार हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 0 के साथ में आकर के जुड़ जाएगा, यानी हमें फिर से 2 इंटू 9.8 h प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 35 गुणा 35। अब h का मान निकालना है तो इस पूरे मान को पक्षांतर करेंगे 35 गुणा 35 के बटे में आ जाएगा नीचे में। तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे 35 गुणा 35 बटा 2 गुणा 9.8। अब हम 9.8 के दशमलव को हटाते हैं तो अंश में हमें लिखना पड़ता है दशमलव के लिए 1 और एक अंक के लिए लिखना पड़ता है 1 0, और यहाँ से फिर हम दशमलव को अब हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 98। अब हम 7 से अगर काटें, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 पंच 35 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो इस तरीके से 14 बार कटा। अब हम 7 से फिर काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, ऐसा काट सकते हैं। फिर इस 2 से हम काटें 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो अब हमारे पास जो संख्या है 2 से हम 5
अंश में जो है उनको नहीं काट सकते, तो अब 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी ये हो जाएगा 125/2। तो h बराबर 125/2, तो जब इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 62.5, यानी ये प्राप्त होगा हमको 62.5 मीटर। क्योंकि ऊंचाई है इसलिए उसका मात्रक होगा केवल मीटर। तो अब हमको पता चल गया कि वो कितने ऊपर, जो गेंद है वो ऊपर जाएगी, तो वो 62.5 मीटर ऊपर जाएगी। तो अब हम उसको लिखेंगे यहाँ पर, अतः गेंद 62.5 मीटर ऊपर तक जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल का पहला हिस्सा हमारा यहीं पर हल हो गया है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, देखिए, महत्तम बिंदु तक पहुंचने में समय निकालिए। समय कितना समय लगता है, तो हम क्या करेंगे, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में वो मान लेते हैं कि वो t समय लगता है, तो उस t को हमको निकाल के दिखाना है। तो सेकंड नंबर लिखेंगे। अब माना गेंद महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में t समय लेता है। महत्तम ऊंचाई तक कितना समय लेता है, तो हम उसको मान रहे हैं t, और इसी t के मान को निकालना है। तो देखिए, जब कभी भी कोई गेंद या वस्तु या पिंड हो, वो जब महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उस समय वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद ही फिर नीचे की ओर गति करता है, यानी उसका अंतिम वेग उस समय होता है 0। तो अब t समय लेता है, उसके बाद लिखेंगे तब v बराबर, यानी उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम कौन से समीकरण का इस्तेमाल करें जिससे हम ये जो t है उसको निकाल सकें। तो हमारे पास देखिए, गति के तीनों समीकरण में से पहला समीकरण ही होगा जिसे इस्तेमाल करके हम t निकाल सकते हैं। कैसे, v का मान हमें, पहले समीकरण में v होता है, v का मान हमें पता है। प्रारंभिक वेग u बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड हमें भी पता है पहले से, तो हम इस तरीके से g का मान भी 9.8 होता है, वो भी पता है, तो हम t निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे गति के, इसलिए गति के प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सूत्र अब बदल जाए, बराबर u माइनस gt में बदल जाएगा, और फिर मान रखेंगे जब, तो v की जगह 0, u का मान 35 माइनस g का मान 9.8 इंटू t। तो इस तरीके से अब t निकालना है, तो इसको पक्षांतर के इधर करके ले आते हैं। पक्षांतर जब करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और 0 के साथ में जुड़ेगा, तो ये मिलेगा 9.8 t और बराबर राइट हैंड साइड में बचेगा 35। अब t का मान निकालना है, इसलिए 9.8 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 35 के नीचे बटे में आ जाएगा और 35/9.8 होगा। और फिर दशमलव को अगर हटाएंगे तो 35 गुणा, दशमलव हटाने के लिए अंश में दशमलव की जगह लिखना पड़ता है, ऊपर में 1 और एक अंक है तो 1 0 और नीचे में हो जाएगा ये 98। अब हम संख्याओं को काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35 और 7 से 14 बार कटेगा। तो अब हम इसे काट सकते हैं 2 से, 2 7 14 और 2 पंचे 10। तो अब हमारे पास 7 से कट या 5 से कटने वाली कोई संख्याएं नहीं हैं, तो अब हम इनको लिख सकते हैं। 5 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 5 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा ये, और नीचे में बटा में बचेगा 7, यानी t का मान हमें प्राप्त होगा 25/7 सेकेंड। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि जो गेंद है वो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में 25.7 सेकेंड लेता है। तो लास्ट में अब लिखेंगे अतः गेंद
को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में 25/7 सेकंड लगेगा। तो ये हमारा सवाल का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। सवाल का तीसरा हिस्सा है 6 सेकंड के अंत में यह कहाँ होगी। तो 6 सेकंड के अंत में ये कहाँ होगी, तो हम मान लेते हैं कि 6 सेकंड के अंत में वो s दूरी पर होगा, यानी हम या फिर s दूरी पर होगा का मतलब जमीन से वो ऊंचाई या दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में, माना 6 सेकंड पश्चात गेंद s दूरी पर होगी और इसी s के मान को निकालेंगे। तो s के मान को ज्ञात करने के लिए हम किस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, तो हम गति के द्वितीय समीकरण में s आता है, हम उसका इस्तेमाल करके s का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, इसलिए गति के द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at², ये होता है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो से करके लिख लीजिए। तो से करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब गुरुत्वीय गति का समीकरण में बदलेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर ut और a की जगह हमको -g रखना है, तो ये हो जाएगा -1/2 g और ये हो जाएगा t²। तो इस तरीके से अब सारे मान को रखना है। तो देखिए t की जगह हमारा मान 6 सेकंड दिया हुआ है, तो हम t का मान 6 सेकंड रखेंगे। तो u का मान हमें पता है 35 गुणा t का मान 6 -1/2 इंटू g का मान 9.8 और t का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे मान को रखने पर अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे कुछ संख्याओं को। तो 35 और 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस, यहाँ पर देखिए 9.8 का गुणा 1 से करेंगे तो 9.8 ही आएगा और बटा 2, और यहाँ हम 6 गुणा 6 इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस 2 से काट सकते हैं इसे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी अब अगले स्टेप में 210 माइनस, देखिए 3 और 6 को गुणा करेंगे तो 3 6 का 18 और 9.8 से उसका गुणा हो जाएगा, तो 9.8 यानी 9.8 गुणा 18। फिर अब हम 9.8 में 18 का गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 176.4। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। तो उसके बाद 210 में से 176.4 को हम अब घटाएंगे तो वही हमारी दूरी होगी जिसे हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो अब हमारे पास मिलेगा s बराबर 210 में से 176.4 को घटाना है तो ये हमारा मान प्राप्त होगा 33.6, और चूंकि दूरी निकाल रहे हैं इसलिए मात्रक हमारा होगा मीटर। देखिए अब हम सवाल का जो तीसरा हिस्सा है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः गेंद 6 सेकंड पश्चात 33.6 मीटर दूरी पर होगी, यानी जमीन से 33.6 मीटर ऊपर वो गेंद जो है 6 सेकंड के पश्चात मिलेगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे के कुछ सवाल या फिर आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रक्षेप्य गति से संबंधित। तो हम प्रक्षेप्य गति की परिभाषा, फिर उसके कुछ परिभाषाएं और कुछ सूत्र हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।